नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक भूमि सुपोषण का किया लोकार्पण। कहा, भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती है आशा की नई किरण। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ड्रोन को बढ़ावा देना, मुद्दे, चुनौतियां और आगे की राह पर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, कृषि में ड्रोन का होगा बहुआयामी उपयोग। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मंडाविया ने उर्वरकों की मौजूदा स्थिति पर की समीक्षा। उर्वरक मंत्री ने कहा, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। और भारत और जर्मनी के बीच कृषि, पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को लेकर हुई अहम पहल। केंद्रीय कृषि मंत्री और जर्मन मंत्री के बीच हुई वर्चुअल बैठक। कृषि, पारिस्थितिकी पर दोनों देश करेंगे पहल। और अब सभी खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें ये समझना होगा कि प्राकृतिक स्रोत जैसे जल, मिट्टी, भूमि अक्षय नहीं है, न ही इन्हें फिर से बनाया जा सकता है। मानव का भाग्य और भविष्य इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ही निर्भर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित एक पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, जिससे कि आम किसान लाभान्वित हो सकें। और इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक कालखंड था जब देश में खाद्यान्न का संकट था, जिसके चलते रासायनिक खेती के साथ हरित क्रांति हुई। लेकिन अब अलग स्थितियां हैं। हमारा देश अधिकांशतः खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 1 या फिर नंबर 2 पर है और कृषि निर्यात भी काफी बढ़ रहा है, जो कि सालाना 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती, इसकी चर्चा भी आरंभ हुई और पिछले दिनों केंद्र सरकार की परंपरागत खेती योजना थी, उसकी उप योजना के माध्यम से हम लोगों ने प्राकृतिक खेती पर थोड़ा ध्यान दिया। तो आज 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग देश भर में प्राकृतिक खेती हो रही है। प्राकृतिक खेती मिशन मोड पर हो, उसके माध्यम से किसानों को सहायता मिले, किसान उस दिशा में प्रवृत्त हों, तकनीक का समर्थन उन्हें मिले और वो अपने उत्पादन को बहुत अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन बना सकें। इस दृष्टि से भारत सरकार समग्र दृष्टिकोण के आधार पर प्रयत्न कर रही है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान ड्रोन को बढ़ावा, मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता, इस विषय पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदृष्टि से किसानों के व्यापक हित में कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग की पहल की है। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसका बजट में भी प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश ग्रामीण क्षेत्र में जाए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इजाद किया। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपया, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपया, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपया,
कुल मिला के कृषि के क्षेत्र को मदद करने की दृष्टि से 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये फंड प्रावधान किया गया है और इस फंड का उपयोग तेजी के साथ हो रहा है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट प्रदान की गई है। व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, किसान हो, जनजाति के हों, लघु हों, सीमांत हों, महिला किसान हों, पूर्वोत्तर राज्यों के किसान हों, इन सबको 50% और अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता देने का निर्णय कृषि मंत्रालय ने किया है। कृषि स्नातक अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और इस दायित्व का निर्वाह करके अपनी आजीविका शुरू करना चाहते हैं तो उनको भी 50% तक अनुदान देने का निर्णय सरकार ने किया है। एफपीओ भी एक बड़ा समूह पूरे देश में बन रहा है। 10,000 एफपीओ नए बनाए जा रहे हैं, कुछ एफपीओ पहले से काम कर रहे हैं। एफपीओ अगर ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो उनको 75% अनुदान देने का सरकार का निर्णय है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कई बार प्राकृतिक आपदा से किसानों को खेती में नुकसान होता है। ऐसे में समय पर ड्रोन से सटीक आकलन भी किया जा सकेगा। कई बार प्राकृतिक प्रकोप आता है, फसल के नुकसान का आकलन करना होता है तो अभी स्वाभाविक रूप से पटवारी ही जाता है और पटवारी भी तब जाता है जब स्थिति सामान्य हो जाती है, आकलन में देरी भी होती है और जब मानव के विवेक पर कोई चीज छूटी हुई होती है तो मैं नहीं कहता कि वो जानबूझकर करते होंगे, लेकिन गलती भी हो जाती है। उसके कारण कई किसानों को शिकायत भी रहती है। इस प्रकार के नुकसान के आकलन के लिए भी जब ब्लॉक में ये ड्रोन उपलब्ध होंगे तो आकलन सही समय पर और ठीक प्रकार से हो सकेगा, जिससे कि किसानों को जो उनके नुकसान की भरपाई सरकार करना चाहती है, इंश्योरेंस कंपनी करना चाहती हैं, आरबीसी के माध्यम से राज्य सरकारें उनको मदद करना चाहती हैं, तो उनका हित लाभ उनको ठीक प्रकार से मिल सकेगा। तो ड्रोन का उपयोग बहुआयामी है। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि मंत्रालय ने ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए खास योजना भी बनाई है। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ड्रोन पॉलिसी घोषित कर दी है। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग कैसे हो, किस सीमा तक हो, क्या पथ्य परहेज बरते जाएं, इसके लिए मंत्रालय ने भी अपना एसओपी जारी कर दिया है। इसका अधिकाधिक प्रयोग हो, अधिक से अधिक किसान जुड़े, रोजगार के अवसरों का सृजन हो, मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो, पेस्टिसाइड, उर्वरक, बाकी सब चीजों की बचत हो सके। इस दृष्टि से कृषि मंत्रालय में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनी है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ये नई तकनीक अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे उन्हें सुविधा होगी और लागत में कमी आएगी, साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी। भी हमारे जो स्टार्टअप यहाँ पर बैठे युवा साथी बैठे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये जरिया भी है उद्योग के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। उस समय जिस तरह ट्रैक्टर का उपयोग हम दूसरी जगह ले जाकर करते थे, वैसे ही आज प्रत्येक किसान ड्रोन को तो नहीं खरीद सकता, लेकिन हमारे स्टार्टअप, हमारे युवा साथी ड्रोन को ले जाकर किसान के खेत में डेमोन्स्ट्रेशन या खेत के अंदर उसका पेस्टिसाइड का छिड़काव हो, चाहे वो खाद का हो या बीज का छिड़काव हो, जो भी करना चाहेगा, तो वो एक रोजगार के साथ साथ किसान को भी नई तकनीकी की एक शुरुआत होगी
और आज यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लोग भी बैठे हैं और हमारे सरकार भी इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास कर रही है कि नई तकनीकी नीचे तक पहुंचे। और ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, एक सपना है कि नई टेक्नोलॉजी आम व्यक्ति किसान तक पहुंचे और हर क्षेत्र में पहुंचे। भारत और जर्मनी सोमवार को कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन में सहयोग के लिए सहमत हुए। और आगे हम आपको ये बताएं कि किस तरह से भारत और जर्मनी के बीच कृषि, पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को लेकर पहल की शुरुआत हुई। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी साल 2025 तक वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी 30 करोड़ यूरो तक का रियायती कर्ज उपलब्ध कराने की मंशा जताई गई है। वहीं जर्मनी इस लाइट हाउस पहल के लिए समन्वित सहायता भी प्रदान करेगा भारत को। और कृषि, पारिस्थितिकी के परिवर्तनशील एजेंडे के लिए दोनों देश मिलकर इसकी शुरुआत करेंगे, इसकी पहल करेंगे। अत्याधुनिक ज्ञान साझा करने के लिए समर्थित संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है इस वर्चुअल समझौते के जरिए। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संयुक्त रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ उर्वरकों की मौजूदा स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर अपने संबोधन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यूरिया, डीएपी और एनपीके और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति में सरकार के सक्रिय प्रयासों के साथ वर्तमान में हमारे पास इस खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की आपूर्ति के लिए अपेक्षित मांग की तुलना में अधिक स्टॉक है। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि वे किसानों को उपलब्धता के संबंध में पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान करते रहें और न तो घबराहट की स्थिति पैदा करें और न ही उर्वरक स्टॉक से संबंधित गलत जानकारी फैलाएं। केंद्रीय मंत्री ने जमाखोरी, कालाबाजारी या फिर उर्वरकों के डायवर्जन जैसे कदाचार की समस्या से निपटने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे अनुचित मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने राज्यों से किसानों को उर्वरक बाजार में हाल के रुझानों के बारे में जागरूक करने और वैकल्पिक उर्वरकों तथा कृषि प्रणालियों जैसे नैनो यूरिया के उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उर्वरक कृषि उत्पादन का एक अहम घटक है और हमारा मकसद विभिन्न उर्वरकों पर आयात निर्भरता को कम करना है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम अपने देश के किसानों को सस्ती उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमारे किसान उच्च गुणवत्ता वाली उपज का उत्पादन करते हैं और इस क्षेत्र में निर्यात की भारी मांग देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत में कृषि क्षेत्र को और बेहतर बनाने के सुझावों की भी आशा करते हैं, चाहे वो प्रौद्योगिकी का उपयोग हो या कोई अन्य पहल। हम चाहते हैं कि किसान हर हाल में लाभान्वित हों। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर ईरोड पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने जिले के चिठोड़ में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया। जिले भर में 514 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से 27,302 दुग्ध उत्पादकों से संयंत्र में हर रोज 2.5 लाख लीटर दूध प्राप्त होता है। इसमें से 70,000 लीटर दूध के पाउच में पैक कर पूरे जिले में बेचा जाता है। बाकी दूध का उपयोग दूध पाउडर, दही, मट्ठा, घी और गुलाब जामुन मिश्रण सहित मूल्य वर्धित उत्पादों को बनाने और बेचने के लिए किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य संचालित दुग्ध सहकारिता आविन के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और संयंत्र के कामकाज का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्पादक सहकारी समितियों से दूध की खरीद और डेयरी उत्पादों के स्वच्छ उत्पादन और बिक्री के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मेट्रो शहरों के विस्तार के बीच सीमित होती जमीन और कृषि में जल संकट को देखते हुए गुरुग्राम के एक युवा ने घर में ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट गार्डन का नवाचार किया है।
स्मार्ट हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर काम कर रहे इस डिवाइस में 70 तरह के पोषक युक्त जैविक पौधे लगाए जा सकते हैं। आखिर क्या है स्मार्ट गार्डन? इस विषय पर हमारे सहयोगी ओपी यादव ने बातचीत की स्मार्ट गार्डन के शोधकर्ता यश व्यास के साथ। सीमित होती जमीन और अन्य संसाधनों की कमी को देखते हुए मेट्रो शहरों में किचन गार्डनिंग का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अब इसमें एक नवाचार आ गया है और स्मार्ट गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट एक युवा उद्यमी है यश व्यास, उन्होंने तैयार किया। मेरे राइट साइड में आप जो देख रहे हैं यह है स्मार्ट गार्डन। इसके अंदर कोई भी एक यूज़र अपने घर में किसी भी तरीके की हर्ब्स, ग्रीन्स, वेजीज, फ्लावर्स, ऐसे 70 अलग अलग तरीके के प्लांट्स अपने घर के अंदर उगा सकता है। ये आइडिया वहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ पर मतलब मेरी मदर पर्सनली उनको घर में किचन गार्डन की ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल जो भी प्लांट्स और ये जो हमें मार्केट में मिल रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स रहता है। सो हमें एक ऐसी ज़रूरत मतलब मुझे महसूस हुई कि हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो हर घर में खुद के द्वारा ग्रो किए हुए बड़े ही पौष्टिक प्लांट्स हम उगा सकें। और इसी आइडिया को लेके हमने करीब 3.5 साल पहले एग्रो2 की शुरुआत की। इसमें हमने 3 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। इसके द्वारा हमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से इंक्यूबेशन भी प्रोवाइड हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोई भी इंसान इवन एक 5 साल का बच्चा 70 अलग अलग टाइप के प्लांट्स या माइक्रोग्रीन्स इस प्रोडक्ट के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसमें हम सॉइललेस मीडियम यूज़ कर रहे हैं, जो बिना मिट्टी के द्वारा आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें जो ग्रोथ भी होती है प्लांट्स की 5 गुना फास्ट होती है कंपेयर टू सॉइल। ये गार्डन एक तरह से ऐसी तकनीक है जिसमें तकरीबन 70 तरह के छोटे छोटे पौधे आप बिना किसी ज़मीन के, बिना किसी तरह की परेशानी के अपने घर के अहाते में एक बालकनी होती है उसमें उगा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर न्यूट्रिशन लिक्विड फॉर्म में पौधों को पहुंचाए जाते हैं और ये जो स्मार्ट गार्डन है ये तेज़ी से लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि जहां ज़मीन नहीं है, पानी की उपलब्धता कम है, ऐसी जगह और जिनको प्रकृति से प्रेम है या नेचुरल या ऑर्गेनिक फूड्स खाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन विकल्प है। Today we've done some pruning. We've got some amazing harvest today, if you can see. It's the lettuce. Absolutely crunchy, fresh. You can see the basil. It's come out perfect. Pasta and pizza. Salad is going to be made. In another week's time, 10 days maybe, we'll have this ready. आने वाले दिनों में इस तरह का कॉन्सेप्ट न केवल हर घर में पहुंचेगा बल्कि सीमित होती जमीन और जो संसाधनों की अनुपलब्धता है उसको पूरा करने का बेहतरीन माध्यम भी बनेगा। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी एके के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज के लिए। और अब बात मंडी भाव की। आइए देखते हैं देश भर की मंडियों का क्या कुछ रहा भाव। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन ही रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में 2 करोड़ 70 लाख डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2 करोड़ 85 लाख डॉलर का हुआ था। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना को करता है। आपको बता दें कि एपिडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4 करोड़ 98 लाख 60 हजार टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है।
सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 30 अप्रैल को ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए। 2 मई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,000 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 30 अप्रैल और 2 मई को ज्वार 2,050 रुपए पर बिकी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। और अब बात मौसमी खेती की। आइए देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। अरुणाचल प्रदेश में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। मक्के के खेत की देखभाल करते रहे, मक्के की बुआई करते रहे, साथ ही बीन्स के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। अरुणाचल प्रदेश में बीन्स के खेत से खरपतवार निकाले। किसान लाल मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। लाल मिर्च के खेत में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अभी सरसों की कटाई करें। इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। असम में नारियल की रुपाई करे। किसान सुपारी की भी रुपाई कर ले। इसके साथ ही जूट के खेत में निराई करते रहें। यही पपीते की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ केले की रुपाई करने का समय है। इसके अलावा मक्के की बुआई करते रहें। असम में उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। किसान मूंग के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। अभी धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं हल्दी की रुपाई करते रहें। साथ ही अदरक की रुपाई भी करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब कुछ अहम राष्ट्रीय खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अक्षय तृतीया और भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण कल्याण के मौके पर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 स्थित भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। अस्पताल का निर्माण महासती मोहन देवी जैन शिक्षण समिति संस्था की देखरेख में किया जाएगा। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में सामान्य से लेकर जटिल रोगों का इलाज आधुनिक उपकरणों से किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नृप तुंगा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके साथ उन्होंने वर्चुअल तरीके से बेल्लारी में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कर्नाटक पुलिस का स्मार्ट ई बीट इलेक्ट्रॉनिक बीट ऐप भी लॉन्च किया।
चार धाम यात्रा की हुई शुरुआत। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर आज 6 महीने के बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। देश भर में अदा की गई आज ईद की नमाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना की रफ्तार देश भर में एक बार फिर से तेज होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2568 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 2923 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.71% दर्ज किया गया, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.61% है। वहीं देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 19,137 है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 189 करोड़ 41 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,23,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। मुंबई में भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन फिल्म निर्माता शिखर कपूर द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद थे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यह कहा कि आध्यात्म भी एक तरह का सॉफ्ट पावर है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में नई दिल्ली के निर्माण भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में योगाभ्यास का आयोजन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसके वर्चुअल रूप से उसमें कार्यक्रम में जुड़े रहे। तो खास खबर के साथ ही किसान समाचार के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।